झाओ काई ने सोचा कि जू फेंग भी उसकी तरह डरपोक है और वह पूरी तरह से चुप गया। आखिरकार पवित्र अग्नि सुअरों के पास कहीं भी नहीं उतरी। यहां तक कि सबसे खराब बेसबॉल पिचर भी सुअरों की विशाल संख्या के बावजूद उनमें से एक को मार देगा। वह आगे कुछ नहीं देख सका और अपनी आंखें हथेली से बंद कर लीं, मानो अपनी मौत को स्वीकार कर रहा हो। ऐसा नहीं था कि उसने पहले कभी मौत का अनुभव नहीं किया था। सबसे बुरी बात यह हो सकती है कि कुछ अनुभव या आइटम खो दिए जाएं, या संभवतः कुछ समय के लिए खेल से बाहर कर दिया जाए। अपनी आंखें बंद किए हुए झाओ काई के कान खुले रहे क्योंकि उसने अचानक कई जोरदार विस्फोटों की आवाज सुनी, जिसके बाद कई सिस्टम प्रॉम्प्ट ध्वनि निकले। हाँ, क्या हम मर नहीं गए हैं? मन में आए अप्रत्याशित परिदृश्य से चकित होकर उसने धीरे से अपनी एक आंख खोली और स्थिति को देखने की कोशिश की। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके सामने का मैदान घायल स्टोनहाइड बोअर्स से भरा हुआ था, जिनमें से अधिकांश के कवच नष्ट हो चुके थे और जलकर चूर चूर हो चुके थे। क्या? वह अविश्वास से हांफने लगा। ओह, तुमने आखिरकार अपनी कायर आंखें खोल ही लीं? जू फेंग की चिढ़ाने वाली आवाज गूंज उठी, क्योंकि वह बेतरतीब जगहों पर कई पवित्र अग्नि दागना जारी रखे हुए था। प्रत्येक पवित्र अग्नि एक छोटे सूर्य की तरह शाम को प्रकाशित करती थी, तथा उसके बाद एक जोरदार धमाके के साथ नीचे गिरती थी। जैसे ही पवित्र अग्नि जमीन पर उतरी, मानो ट्रिगर सक्रिय हो गया हो और जल्द ही एक विस्फोट हुआ, जिससे आग की तेज लहरें और मलबा चारों ओर फैल गया। हर धमाके के साथ जमीन कांप उठी और स्टोनहाइड बोअर्स आग के हमले में फंसकर दर्द और गुस्से से चीखने लगे। इसके साथ ही झाओ काई को एहसास हुआ कि उसके अनुभव अंक तेजी से बढ़ रहे थे, जिसका अर्थ था कि विस्फोट के प्रभाव से बहुत सारे स्टोनहाइड बोअर्स मर गए थे। झाओ काई स्तब्ध खड़ा रहा, उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। कैसे? कैसे कर रहे हो? वह हकलाते हुए बोला, शू फेंग के लगातार हमले को विस्मय से देख रहा था। जैसे ही उसे शू फेंग की शक्ति और सामरिक कौशल का एहसास हुआ, उसका अविश्वास तुरंत प्रशंसा में बदल गया। 4 रबेट। मेरी शांति की प्रशंसा करना बंद करो और घायलों पर गोली चलाना शुरू करो। जू फेंग के निर्देश ने उसे जल्द ही वास्तविकता में वापस ला दिया। और तुरंत उसने किसी सैन्य सिपाही की तरह जवाब दिया और अपनी आयरन बोल्ट राइफल उन घायलों पर निशाना साधने लगा जो भागना चाहते थे। टकराना। स्टोनहाइड बोअर्स की कमजोर चाल के कारण प्रत्येक सटीक शॉट के साथ झाओ काई ने उन्हें एक एक करके आसानी से खत्म कर दिया। लगभग 10 से 15 स्टोनहाइड बोअर और हैं, और वे बस मामूली रूप से घायल हैं। अब मैं उन्हें तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। अज्ञात संख्या में पवित्र फायर करने के बाद जू फेंग आखिरकार पीछे हट गया। रुको, क्या? चौंक कर झाओ काई को उम्मीद नहीं थी कि उसे हमला करने के लिए बदल दिया जाएगा। तुम तो कमाल कर रहे थे। हम अदलाबदली क्यों कर रहे हैं? उसने अचंभित होते हुए पूछा। मेरे पास विस्फोटक खत्म हो गए हैं, जू फेंग ने सपाट लहजे में जवाब दिया। उन विस्फोटकों के बिना उसकी पवित्र अग्नि व्यावहारिक रूप से बेकार थी। इसका उपयोग केवल विस्फोटक को सक्रिय करने के लिए एक सक्रिय फ्यूज के रूप में किया गया था। अरे, फिर तुमने और क्यों नहीं डाला? झाओ काई ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसे लग रहा था कि जाल के रूप में जमीन पर और अधिक न डालना व्यर्थ था। हालांकि बदले में उसे सिर पर एक तमाचा मिला। क्या तुम्हें लगा कि मैं और नहीं डालना चाहता? इन्हें बनाना महंगा पड़ता है, जू फेंग ने ठंडी आवाज में कहा। और उन्होंने आगे कहा, यदि आपने मेरी प्रारंभिक योजना को बाधित करने और उन्हें अधिकतम उकसाने का निर्णय नहीं लिया होता, तो मैं उन विस्फोटकों में से कुछ को भी बचा सकता था। यह जानते हुए कि वह मुसीबत में है, झाओ काई ने पदभार संभालते समय बार बार खांसी की। आह, ये सुअर मेरे पाचन तंत्र को बर्बाद कर रहे हैं। देखो, मुझे कितनी खांसी आ रही है। मुझे इन्हें जल्दी से खत्म करना होगा। उसने अपनी राइफल उन पर तानते हुए गोली चलाते हुए कहा। जू फेंग उसके त्वरित बहाने पर अवाक रह गया, क्योंकि पाचन तंत्र वास्तव में खांसी का कारण बन सकता है। यह घटना अक्सर गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग (GERD) से संबंधित होती है, जिसमें पेट का एसिड वापस ग्रासनली में प्रवाहित हो जाता है, जिससे जलन और रिफ्लेक्स खांसी होती है। हालांकि जू फेंग को पूरा विश्वास था कि वह सिर्फ डांट से बचने के लिए खांसी का नाटक कर रहा था,
जो उन लोगों की ओर से एक सामान्य बचाव प्रतिक्रिया है जो जानते हैं कि वे गलत हैं। अपना सिर हिलाते हुए जू फेंग ने झाओ काई को अपने बचे हुए मंत्रों से मजबूत किया और लूट का माल इकट्ठा करने के लिए आगे बढ़ा। ग्लूटोनी कौशल के साथ उसे पूरा यकीन था कि झाओ काई बचे हुए स्टोनहाइड सुअरों को संभाल सकता है, हालांकि ज्यादा समय तक। वह अपने युद्ध अनुभव को निखारना चाहता था, इसलिए वह बफ के अलावा कोई सहायता नहीं देगा। यदि आप दिव्य दुनिया में जीवित रहना चाहते हैं तो आपको अपने समग्र कौशल में सुधार करना आवश्यक है, जू फेंग ने फियोना के मिशन के लिए आवश्यक खाल उठाते हुए मन ही मन सोचा। सिस्टम, आपने एक स्टोनहाइड बोअर हाइड एकत्र किया है। जैसे ही उन्होंने आवश्यक सामग्री एकत्रित की, सिस्टम प्रॉम्प्ट प्रकट हुआ। यह शौकिया खिलाड़ियों के लिए एक अनुस्मारक और सूचना के रूप में कार्य करता था कि वे सही रास्ते पर हैं। फिर भी जू फेंग ने इस तरह के सिस्टम नोटिफिकेशन को तुरंत बंद कर दिया क्योंकि उसे पता था कि वह क्या कर रहा है। और तो और, हर बार जब वह कोई नोटिफिकेशन लेता तो सिस्टम प्रॉम्प्ट का अचानक आना बेहद परेशान करने वाला होता। धीरे धीरे समय बीतता गया और जू फेंग लगभग 23 स्टोनहाइड सुअर की खालें इकट्ठा करने में कामयाब हो गया। और झाओ काई जिन बाकी राक्षसों का शिकार कर रहा था, उन्हें मिलाकर वे इस काम को पूरा करने के काफी करीब पहुंच गए होंगे। शैडो वुल्व्स के लिए 46 खाल की जरूरत है, जो काफी परेशानी वाली बात है। जू फेंग ने हल्के से अपना सिर खुजलाया। इससे पहले वे उनमें से 4 के खिलाफ लड़े थे और विजयी हुए थे, लेकिन ऐसा मुख्यतः इसलिए हुआ क्योंकि वे संभवतः स्काउट थे। अगर उनका सामना शैडो वुल्व्स के असली लड़ाकू दस्ते से होता तो संभावना है कि वे मर जाते। क्या मेरे पास इकट्ठा होने के लिए पर्याप्त समय है? जू फेंग ने धीरे से बुदबुदाया। आखिरकार उसके पास अभी भी विद्रोह मिशन था जो उसे रिवरवुड टाउन के रिसेप्शनिस्ट सैंडी द्वारा दिया गया था। उम्मीद है वन मैन मीडिया ने मुझे निराश नहीं किया होगा और जल्द ही मुझे कोई अच्छी खबर देगा। उसने मन ही मन प्रार्थना की। कुछ समय बाद झाओ काई गर्व भरी मुस्कान के साथ 13 सुअरों की खाल लेकर लौटा। हाहा, इन सुअरों ने सचमुच मुझसे सीधे भिड़ने की कोशिश की। मेरा बचाव अभी भी काफी मजबूत है। वह खिलखिलाकर हंसा और एक गन नाइट के रूप में अपनी रक्षा का बखान करने लगा। चारा खत्म हो जाने के कारण उनके क्षेत्र में कोई भी स्टोनहाइड बोअर आकर्षित नहीं हुआ। फिर भी जू फेंग इस एक शिकार से 36 स्टोनहाइड सुअर की खालें हासिल करके काफी संतुष्ट थे। उनके कौशल अकेले मुश्किल से 10 से 20 खालें ही संभाल पाते थे और एक अच्छा परिणाम पाने के लिए शायद उन्हें काफी त्याग करना पड़ता। इस प्रकार जू फेंग ने मामले को अपने हाथों में ले लिया और कुछ कीमती जड़ी बूटियों को बर्बाद कर दिया, जिन्हें उसने पवित्र अभयारण्य से उदारतापूर्वक स्वीकार किया था, ताकि कुछ विस्फोटक पाउडर का संश्लेषण किया जा सके। ये विस्फोटक चूर्ण विशिष्ट होते हैं और केवल कुछ जड़ी बूटियों से ही ऐसे चूर्ण बनाए जा सकते हैं। प्रज्वलित होने पर इनकी विस्फोटक शक्ति अपार होती थी, लेकिन यह केवल राक्षसों के लिए ही संभव थी। यदि इसका प्रयोग खिलाड़ियों पर किया जाता तो वह अधिकतम उनके स्वास्थ्य का 20 से 40% ही प्राप्त कर पाता। शेष 14 स्टोनहाइड सुअर की खाल के लिए हमें उन्हें स्वयं खोजना होगा, जू फेंग ने टिप्पणी की। क्या हम जरा भी आराम नहीं करेंगे? झाओ काई ने यह सुनकर गहरी भौहें चढ़ाई कि शायद कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। जू फेंग के बोलने के लहजे से साफ जाहिर था कि वह उन्हें शिकार जारी रखने के लिए जल्दी करने वाला था। मैं ग्लूटोनी कौशल का अत्यधिक उपयोग करने से थक गया हूं, फेंग, उसने बिना हिले-डुले बैठकर शिकायत और विरोध जताया। तुम बच्चे हो या क्या? चलो, यहां बेकार समय बर्बाद मत करो। नहीं, मुझे अपनी सहनशक्ति और भूख को पुनः उत्पन्न करने की आवश्यकता है। आप चलते फिरते इन्हें पुनर्जीवित कर सकते हैं। आपने बहुत सारे सीख खरीदे हैं, इसलिए आप आसानी से चल भी सकते हैं और साथ ही खा भी सकते हैं। उसे डांटने में असमर्थ झाओ काई ने अपनी आंखें बंद करने और अपनी बाहों को पार करके मौन विरोध करने का फैसला किया। यदि वह शब्दों से नहीं जीत सकता, तो बेहतर है कि वह बोले ही नहीं और चुप रहे। हाँ, इसे दुष्टतापूर्ण व्यवहार कहा जाता था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि झाओ काई का मानना था कि लंबे और थकाऊ काम के बाद पर्याप्त आराम करना आवश्यक है। आखिरकार दिव्य जगत का समन्वय इतना अद्भुत था कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो वे ही वास्तव में सभी कार्यों को अनुभव कर रहे हैं और कर रहे हैं।
यह वैसा नहीं था जैसे कोई कंप्यूटर की कुर्सी पर बैठकर कीबोर्ड और माउस से कंप्यूटर पर खेलने का फैसला कर ले। दोनों अनुभव बिल्कुल अलग थे। दिव्य जगत में कोई भी व्यक्ति अपने शरीर की सीमाओं को सचमुच महसूस कर सकता था, जिससे यह सिद्ध होता था कि यह कोई साधारण खेल नहीं था। सहनशक्ति, तृप्ति, दर्द आदि, एक खिलाड़ी इन सभी को महसूस कर सकता है और इनसे जुड़ सकता है, जैसे कि वह किसी दूसरे जीवन में रह रहा हो। झाओ काई ने धीरे से अपनी एक आंख खोलते हुए कहा, अगर हम खुद पर जरूरत से ज्यादा काम करते रहेंगे तो थकान से ही बेहोश हो सकते हैं। हमारे दिमाग और शरीर को ठीक से आराम की जरूरत है। मेरे पास बर्बाद करने के लिए ज्यादा समय नहीं है, काई, जू फेंग ने जवाब दिया, अपने असली नाम का जिक्र करते हुए, न कि अपने चरित्र के नाम का। मेरे पास अभी एक और मिशन चल रहा है और अगर मैं सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पाना चाहता हूं तो समय सीमित है, उन्होंने अपनी इस तत्परता का कारण बताते हुए कहा। अचंभित, झाओ काई को उम्मीद नहीं थी कि जू फेंग के पास एक और मिशन होगा। रुको, अगर तुम्हारा मिशन समय सीमित था तो तुम इतनी दूर यहां क्यों आए? उसने असमंजस में पूछा। जू फेंग ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी निगाहें ही कुछ समझने के लिए काफी थीं। एक कड़वी मुस्कान के साथ झाओ काई ने धीरे से खुद की ओर इशारा किया, तुम मेरी मदद करने के लिए यहां आए हो, है ना? यह देखते हुए कि वह कितना नौसिखिया था, जू फेंग ने शायद सोचा कि उसे व्यक्तिगत रूप से उससे मिलने और उसे धीरे धीरे मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से उसे यह बताने में कि दिव्य दुनिया का यथार्थवाद पिछले खेलों की तुलना में बहुत अलग था। तुम अपना मिशन पूरा होने तक इंतजार कर सकते थे, वह खड़ा हुआ और गुस्से से चिल्लाया। गुस्से भरे लहजे के बावजूद, झाओ काई असल में अपने मिशन में बाधा डालने के लिए खुद से घृणा कर रहा था। यदि उसने ऐसा लापरवाह रवैया और अज्ञानतापूर्ण व्यवहार नहीं दिखाया होता, तो जू फेंग ने व्यक्तिगत रूप से उसकी सहायता करने का निर्णय नहीं लिया होता। और अब जब उसने सब कुछ ठीक से पुनर्विचार किया, तो उसने देखा कि जू फेंग ने कितनी सूक्ष्मता से सुधार करने के लिए सलाह और सुझाव दिए थे। यह कभी भी अत्यधिक नहीं किया गया और हमेशा सही समय पर किया गया, जिससे उसे किसी भी बात पर संदेह नहीं हुआ। तुम सच में मुझे एक बुरे दोस्त के रूप में चित्रित कर रहे हो, फेंग, झाओ काई ने शिकायत की, जल्दी से सामान पैक किया और खुद को सीकों से भर लिया। मुझे बताओ कि हम बचे हुए स्टोनहाइड बोअर्स की तलाश में कहाँ जा रहे हैं। मैं उन सबको गोली मार दूंगा। उसने अपनी आयरन बोल्ट राइफल उठाई और अपने आयरन क्लैड मार्क्समैन कवच को थपथपाया, साफ तौर पर एक और लड़ाई के लिए तैयार। हम स्टोनहाइड बोअर के निशानों का उल्टा पता लगा सकते हैं। उनके शक्तिशाली पंजे के आधार पर उनके निशान आसानी से पहचाने जा सकते हैं, इसलिए हमें बस उनका पीछा करना है और उनके आवास का पता लगाना है, जू फेंग ने उसे बताया। तो फिर इसे मुझ पर छोड़ दो। बिना किसी निर्देश के झाओ काई ने रास्ता खोजना शुरू कर दिया, उसका उत्साह तीव्र गति से बढ़ने लगा। अब जब उसे एहसास हुआ कि जू फेंग के पास वास्तव में समय की कमी थी, फिर भी उसने अपनी मनमानी हरकतों के बावजूद कभी शिकायत नहीं की, तो उसे और भी अधिक अपराधबोध और शर्म महसूस हुई। जू फेंग ने एक बार भी उसे नहीं रोका, यद्यपि कुछ अनिच्छा के साथ, लेकिन फिर भी उसने उसकी बात मान ली। जब जू फेंग उसके लिए इतनी दूर तक जाने को तैयार था तो वह क्या कह सकता था? ऐसे दोस्त बनाना कठिन था और एक बार छूट जाने पर उन्हें वापस पाना लगभग असंभव था। इस बीच जू फेंग कुछ हद तक खुश था कि झाओ काई कम से कम चीजों को गंभीरता से ले रहा था। अगर तुम्हें सम्मान पाना है तो यही अपना नाम बनाओ। देरस्वेर, दिव्य जगत में केवल शीर्ष पर बैठे लोगों का ही सम्मान होगा, जू फेंग ने मन ही मन सोचा। जू फेंग उसे यह बताना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि इसे बकवास या मजाक समझा जाएगा। दिव्य जगत की क्षमता अभी भी ज्यादातर लोगों को पता नहीं थी, जो उनके लिए एक छिपे हुए वरदान की तरह था। वह किसी बड़ी कंपनी को इस छिपे हुए धन में कूदने का मौका नहीं दे सकते थे। फेंग, पीछे मत रहो। हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा, झाओ काई दूर से चिल्लाया। हाँ, मैं जानना चाहता हूं कि पहले कौन पीछे रह गया था, जू फेंग ने अपना सिर हिलाया और चिढ़ाते हुए कहा, और पीछे पीछे चलने के लिए अपनी गति बढ़ा दी। जब झाओ काई और जू फेंग रिवर्स ट्रैकिंग में व्यस्त थे, रिवरवुड टाउन के बाहरी इलाके में स्कॉच्ड कैवर्न्स के प्रवेश द्वार पर एक नई भीड़ का गठन हुआ। अरे, हम फिर से इतने करीब आ गए हैं, छाती पर मुट्ठी का चिन्ह पहने एक सदस्य अफसोस के साथ चिल्लाया।
मैं सही जानता हूं। उस इन्फर्नो टायरेंट बॉस का हमला पैटर्न कोई मजाक नहीं है। हम उन लावा गोलेम्स का मुकाबला कैसे करेंगे? ये खिलाड़ी टायरेंट फिस्ट गिल्ड के सदस्य थे, जिसका नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि हेराल्ड फिस्ट कर रहा था, जो उस समय बगल में खड़ा था। वह गहरी सोच में था क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि वे हेल मोड की कठिनाई को पूरा क्यों नहीं कर सके। गाइड असली है और हम बॉस रूम तक पहुंच तो गए, लेकिन उसमें ज्यादा जानकारी नहीं है, हेराल्ड फिस्ट मन ही मन गाली दे रहा था। पहले प्रयास में ही बॉस के कमरे तक पहुंचते पहुंचते हेराल्ड फिस्ट ने यह निष्कर्ष निकाल लिया था कि गाइड असली है। हालांकि अंत में उनका सफाया हो गया, क्योंकि उनके पास हमलों का मुकाबला करने और जवाबी कार्रवाई करने के लिए आवश्यक जानकारी का अभाव था। बर्निंग ब्लेड्स, इन्फर्नो प्रेशर, इंसाइनरेट और कई अन्य हमले उसके और उसके अधीनस्थों के लिए कष्टकारी थे। इस प्रकार उन्होंने अनुबंध का पालन करते हुए शेष आधी राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया और पूछा कि क्या कोई और विस्तृत गाइड उपलब्ध है। लेकिन उन्हें केवल एक ठंडा जवाब मिला और सामने वाले व्यक्ति ने कोई जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने पहले से भुगतान नहीं किया था और इस वजह से वे मुझसे नाराज हो गए? हेराल्ड फिस्ट ने सिरदर्द महसूस करते हुए बुदबुदाया। वह चाहे जितना भी विरोधी पक्ष को पैसे चुकाने के लिए धमकाना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था। जब हेराल्ड फिस्ट सोच रहा था कि वह कैसे सुधार कर सकता है, तभी स्कॉच्ड कैवर्न्स के प्रवेश द्वार पर फिर से कुछ गतिविधि हुई। देखो, यह फिर से गिल्ड लीडर जेंटल विंड है। आह, सिल्वर विंड गिल्ड वाकई अलग तरह से बनाया गया है। वे पहले से ही हेल मोड की कठिनाई को ऐसे कर रहे थे जैसे पार्क में टहलना हो। वास्तव में उसके गिल्ड के उपकरणों को देखो। मुझे उनसे बहुत ईर्ष्या हो रही है। आसपास के खिलाड़ियों ने जयकार करना शुरू कर दिया, कुछ ने तो जेंटल विंड और उसके गिल्ड सदस्यों के प्रति ईर्ष्या व्यक्त करते हुए विलाप भी किया। इस बीच जेंटल विंड ने अपनी सामान्य उपस्थिति बनाए रखी और बस उन्हें सिर हिलाकर इशारा किया, लेकिन बगल में हेराल्ड फिस्ट को देख लिया। ओह, उसने सीयरिंग स्पेक्टर्स की कुछ बूंदें पहन रखी हैं। जेंटल विंड ने उनमें से एक वस्तु को पहचान लिया और उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ पता लगा लिया है। या तो ऐसा ही था या फिर उसने भी कहीं से एक गाइड खरीदा था, बिल्कुल उसकी तरह। हालांकि यह साफ था कि उसका गाइड उसकी गाइड से कहीं कमतर था, क्योंकि उसने अपने सदस्यों को इन्फर्नो टायरेंट बॉस के उपकरणों से लगभग पूरी तरह लैस कर रखा था। एक कदम आगे बढ़कर हेराल्ड फिस्ट की ओर बढ़ते हुए उसके कुछ अधीनस्थों ने उसका रास्ता रोकने का प्रयास किया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? हेराल्ड फिस्ट ने जल्दी से नाक भौं सिकोड़ी और अपने अधीनस्थों को जेंटल विंड को रोकने की कोशिश करने के लिए फटकार लगाई। यह अनुशासन का मामला था और जब कोई समान या बराबरी का व्यक्ति सामने आए तो अधीनस्थ को कैसा व्यवहार करना चाहिए। जेंटल विंड के बारे में कहा जा सकता था कि वह भी उसी स्तर की थी, इसलिए उसके अधीनस्थों का उसके साथ इतना रूखा व्यवहार करना उसके मुंह पर तमाचा मारने के बराबर था। उसके हाथ हिलाने पर उन माथतों ने सिर नीचे कर लिया और पीछे हट गए। मेरे माथत बदतमीज थे, इसलिए उनकी परवाह मत करो। हे, मुझे लगा कि आपके अधीनस्थों की आक्रामकता को देखते हुए मेरा यहाँ स्वागत नहीं है। जेंटल विंड ने हल्के से हंसते हुए उस पर चुटकी ली कि वह अपने अधीनस्थों को सिखाने में स्पष्ट रूप से विफल रहा है। हेराल्ड फिस्ट ने अपनी भौहें सिकोड़ी, उसके ताने को साफ साफ समझ गया। उसने जबरदस्ती अपनी भावनाओं को दबाया और एक शांत मुस्कान बनाए रखी। मुझे यकीन है कि तुम जिंदगी का मजा ले रही हो। तुम्हारे गिल्ड सदस्यों का सामान भी बुरा नहीं है, उसने उसके अधीनस्थों पर एक नज़र डालते हुए जवाब दिया। तुलना करने पर हेराल्ड फिस्ट को पहले से ही पता था कि वह यह राउंड हार चुका है, और वह भी बुरी तरह। अब यह कोई लड़ाई नहीं, बल्कि पूरी तरह से पिटाई थी। पहले तो उसने सोचा कि जेंटल विंड ने अपनी सहायता के लिए किसी सहायक को रखा है, क्योंकि वह उपलब्धि सूची में से किसी एक नाम को नहीं पहचान पाया था। हालांकि अब यह विचार अमान्य हो गया क्योंकि वह विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ बार बार हेल मोड की कठिनाई को पूरा कर रही थी। जब सभी ने कालकोठरी में जाने का प्रयास किया और बुरी तरह असफल रहे, तो किसी भी बेईमानी या धोखाधड़ी पर सवाल उठाने का साहस किसने किया? है, तारीफ के लिए शुक्रिया, हेराल्ड फिस्ट, जेंटल विंड ने सौहार्दपूर्ण ढंग से मुस्कुराया, लेकिन उसके द्वारा प्रदर्शित की जा रही खुशी को छिपाना मुश्किल था।
मेरे पास अभी भी कुछ एलीट सैनिक हैं जिन्हें उपकरण अपग्रेड की जरूरत है, इसलिए हम कुछ ही मिनटों में फिर से छापा मारेंगे। तुम बस यहीं डेरा जमाए रह सकते हो, उसने कहा, और अब जब उसकी खुशी पूरी हो गई थी तो वह मुड़कर उसे अकेला छोड़ने की तैयारी कर रही थी। एक मिनट रुको, कोमल पवन, हेराल्ड फिस्ट अचानक चिल्लाया और उसके सामने खड़ा हो गया। आप इन्हें आसानी से पूरा कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास बॉस से लड़ने के लिए एक विस्तृत गाइड है ना? उसने अपनी आवाज धीमी की और पूछना शुरू किया। जेंटल विंड ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और केवल अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखी तथा आसानी से उसके चारों ओर घूमकर अपने संग में वापस चली गई। फिर भी उसकी चुप्पी हेराल्ड फिस्ट के लिए अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पर्याप्त थी। उसने इससे इनकार नहीं किया, जिसका अर्थ था कि उसके पास विस्तृत गाइड होने की संभावना अधिक थी। तो यही वह व्यक्ति है जिसने उसे विस्तृत मार्गदर्शन दिया? मैं क्यों नहीं? हेराल्ड फिस्ट के विचार निराशा में बदल गए जब उसने अपने संदेश खोले। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया, माथे पर नसें उभर आईं। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी कसकर भींच ली कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं और भौहें गहरी सिकुड़ गईं। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बहुत अधिक संशयी था और अग्रिम भुगतान करने को तैयार नहीं था? ओह गिल्ड लीडर, वह जेंटल विंड नए लोगों के साथ फिर से काल कोठरी में प्रवेश कर रही है, आर्डेंट लांस ने घबराहट में आगे बढ़कर सूचना दी। मुझे मिल गया, हेराल्ड फिस्ट चिल्लाया, दांत पीसते हुए, और संदेश भेजने के लिए आगे बढ़ते हुए उसने अस्थायी रूप से अपना अभिमान त्यागने का निर्णय लिया। हेराल्ड फिस्ट, नमस्ते महोदय, व्यावसायिक बातचीत के दौरान मैं आपके साथ थोड़ा रूखा व्यवहार कर बैठा था, इसलिए क्षमा चाहता हूं। उम्मीद है कि हम आगे भी सहयोग जारी रख पाएंगे। संदेश भेजने के बाद हेराल्ड फिस्ट ने धैर्यपूर्वक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की। इस बीच वर्दांत घाटी में वापस आकर जू फेंग ने झाओ काई से कहा कि वह शिकार जारी रखे, जबकि वह आराम करने के लिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहा था। माफी मांगने की पहल तो कर ही रहे हो, हुह। ये तो मेरे अनुमान से भी तेज है। खुश होकर जू फेंग सोचने लगा कि माफी मांगने के लिए उसे कितनी फीस मांगनी चाहिए। हेराल्ड फिस्ट का रवैया पहले तो उसे कुछ हद तक नापसंद था, लेकिन वह भी भविष्य में मोटा भेड़ ही था। इस प्रकार जू फेंग बहुत आगे नहीं जा सकता था और उसे अपनी सीमा जानने की जरूरत थी। मैं अपनी मोटी भेड़ को डराकर ऐसे मूल्यवान ग्राहक को नहीं खो सकता। जू फेंग ने अपना चश्मा ठीक किया और सोचने लगा कि उसे कितनी कीमत मांगनी चाहिए। यह निश्चित रूप से जेंटल विंड से सस्ता नहीं होना चाहिए, बल्कि ज्यादा महंगा भी होना चाहिए, वरना इससे दूसरों में गलतफहमी पैदा हो सकती है। यदि आप उससे लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उसके साथ सम्मानपूर्वक और उचित व्यवहार करना होगा। वह कोई आत्मपीड़क नहीं था, इसलिए अगर कोई यह सोचे कि उसे पीटने से वह झुक जाएगा तो उसे कोई एहसान नहीं होगा। दरअसल इससे आपके प्रति उसकी नाराजगी और नापसंदगी और बढ़ेगी। जब वह चुपचाप विचार कर रहा था तो जू फेंग ने बंदूक की आवाज बंद होते सुनी। तुमने उन्हें पहले ही मार डाला है? जू फेंग ने झाओ काई की ओर मुड़कर आश्चर्य से पूछा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, शिकार करने में लगने वाला समय कम होता गया। झाओ काई की तेजी से तरक्की के साथ उनका शिकार का सिलसिला हर पल आसान होता जा रहा था। वह न केवल राक्षस के गंभीर घाव पर निशाना साध रहा था, बल्कि वह अपने आयरन मार्क्समैन कवच की बदौलत दूसरों को डराने के लिए अपने टैंक जैसी विशेषता का भी उपयोग कर रहा था। जब भी सुअर उस पर झपटने का प्रयास करते और उसे कुचलने के लिए अपने शक्तिशाली पंजे का उपयोग करते, झाओ काई जानबूझकर यह सुनिश्चित करता कि उनका प्रहार उसके कवच पर पड़े, जिससे उसे होने वाली अधिकांश क्षति बच जाती। क्षति को कम करने में इतनी सावधानी बरतकर वह उस बोझ को कम कर रहा था जो जू फेंग को उसे ठीक करने में करना था। आखिर तुम्हें क्या हो गया? तुम तो मानो पुनर्जन्म लेने वाले पेशेवर खिलाड़ी हो। जू फेंग ने हाथ उठाकर उसे अंगूठा दिखाया और उसकी तारीफ की। है, कोई बात नहीं ला। झाओ काई ने बार बार अपनी नाक रगड़ी, ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी उपलब्धि से शर्मिंदा हो रहा हो। हालांकि उनके अगले शब्दों से यह स्पष्ट हो गया कि उन्हें ऐसी प्रशंसा पसंद है। मेरी और प्रशंसा करो। फिर कुछ सेकंड बाद झाओ काई ने स्टोनहाइड बोअस की खाल के लिए शेष सामग्री सौंप दी, जिससे उनकी पहली आवश्यकता पूरी हो गई। वैसे तुम पहले क्या कर रहे थे? उसने बाद में चिंता से पूछा।
हालांकि जू फेंग ने कहा था कि वह थोड़ा ब्रेक लेना चाहता है, लेकिन झाओ काई इतना मूर्ख नहीं था कि यह मान ले कि वह सचमुच ब्रेक ले रहा है। जरूर कोई न कोई बात जरूर आई होगी जो धीरे धीरे उसका समय छीन रही होगी। क्या आप झांग टाइक्वान नाम के किसी व्यक्ति को जानते हैं? जू फेंग ने अपना प्रश्न पूछा। झांग टाइक्वान? नाम तो याद आ रहा है, झाओ काई ने भौहें सिकोड़ते हुए कुछ पल सोचा। झांग टाइक्वान, झांग समूह का उत्तराधिकारी। हाँ, मैंने अपनी बड़ी बहन से उसके बारे में पहले भी सुना है। अच्छा, तो क्या तुम्हें पता है कि उसके पास कितनी संपत्ति है? शू फेंग ने पूछा और आगे कहा, मेरा मतलब उसकी गुप्त संपत्ति से भी है, न कि केवल सतह पर बताई गई संपत्ति से। उसका गुप्त धन? हो? झाओ काई ने अपने होंठ काटे, उसे अपना प्रश्न थोड़ा कठिन लगा। मुझे उनकी गुप्त संपत्ति के बारे में नहीं पता, लेकिन अगर मुझे अनुमान लगाना हो तो झांग टाइक्वान के पास लगभग 1 से 3 मिलियन डॉलर की संपत्ति होनी चाहिए। क्या ऐसा है? जू फेंग ने बुदबुदाते हुए पूछा कि क्या उसे गाइड के लिए 3 लाख चार्ज करना चाहिए। भले ही यह बात अटपटी लगे, लेकिन उनके जैसे अमीर लोगों के लिए, खासकर जब वे अपने परिवार के सामने खुद को साबित करना चाहते हैं, तो इतनी बड़ी रकम कुछ भी नहीं मानी जाती। ठीक है, 350 के होगा। जू फेंग ने अपने हाथ जोड़े और जवाब दिया, यह महसूस करते हुए कि उन्होंने जेंटल विंड को विशेषाधिकार के रूप में जो समय दिया था वह वैसे भी खत्म हो गया था। अनाम उपयोगकर्ता, आप बहुत विनम्र हैं, गिल्ड लीडर हेराल्ड फिस्ट। मेरे पास एक विस्तृत गाइड है जो आपको झुलसी हुई गुफाओं को साफ करने में मदद कर सकती है, लेकिन इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है। मुझे यकीन नहीं है कि आप इसे खरीद पाएंगे। हेराल्ड फिस्ट की मानसिकता को समझते हुए जू फेंग ने उसे लुभाया और चुनौती दी कि चाहे जो भी कीमत हो, वह उसे खरीद ले। जेंटल विंड को संभवतः काफी सफल छापे मिल रहे हैं, इसलिए यदि यह हेराल्ड फिस्ट हताश है तो उसे पता होना चाहिए कि समय समाप्त हो रहा है। उसने मन ही मन सोचा, लोगों के मनोवैज्ञानिक पहलू पर विश्वास करते हुए कि वे अपने प्रतिद्वंद्वी से हारना नहीं चाहते। निश्चित रूप से हेराल्ड फिस्ट की प्रतिक्रिया बिजली की गति से थी। हेराल्ड फिस्ट, अब और मत बोलो। मुझे पता है कि तुमने शायद जेंटल विंड की विस्तृत गाइड बेच दी है और मुझे वो चाहिए। मेरी पेशकश है 5 लाख डॉलर। वाह! जू फेंग अचानक खुशी से चिल्लाया, जिससे पास में खड़े झाओ काई को झटका लगा। क्या बकवास है यार, झाओ काई ने अपनी छाती थपथपाते हुए जोर से हांफते हुए कहा। तुम्हारे गुस्से के कारण मेरा खाना लगभग घुट जाएगा, उसने कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि जू फेंग अपना आपा खो देगा। पूरी बातचीत के दौरान जू फेंग खतरे के बावजूद भी शांत और संयमित रहा था। लेकिन अब जब स्थिति साफ थी तो वह अपना आपा खो बैठा। वह आश्चर्यचकित क्यों न हो, यह जानते हुए कि उसने जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जू फेंग ने खांसने का नाटक किया और बताया, पाचन तंत्र के कारण मैं चिल्लाता हूं। भाई, झाओ काई ने अपना मुंह हिलाया और अविश्वास भरे भाव से उसकी ओर देखा। पाचन तंत्र के बारे में उनका पहले दिया गया बहाना तर्कसंगत था, कम से कम उन्हें तो यही लगता था। फिर भी उन्होंने इस मामले को आगे न बढ़ाने का निर्णय लिया, क्योंकि कहीं बाद में स्थिति उनके विरुद्ध न हो जाए। मैं देखता हूं, पाचन तंत्र वास्तव में हमारे शरीर में एक बहुत ही खराब तंत्र है, उसने शू फेंग से सहमति जताते हुए घोषणा की और लोलुपता कौशल का उपयोग करने के दुष्प्रभाव के कारण खाना फिर से शुरू कर दिया। जू फेंग ने मुस्कुराते हुए हेराल्ड फिस्ट को जवाब दिया। अनाम उपयोगकर्ता, मुझे अभी पता चला कि गिल्ड लीडर हेराल्ड फिस्ट एक स्पष्टवादी और निर्णायक व्यक्ति है। अनुबंध का खंड भेज दिया गया है और हस्ताक्षर हो जाने के बाद मैं आपको सफलता की अपार शुभकामनाएं देता हूं। हेराल्ड फिस्ट, हस्ताक्षर हो गए हैं और पैसा जमा हो गया है। क्या किसी ने उसे उकसाया था? जू फेंग यह देखकर दंग रह गया कि पहली बातचीत की तुलना में हेराल्ड फिस्ट कितना तेज और कुशल था। आश्चर्यचकित होने के बावजूद उसे उस व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहिए जिसने इस बार उसकी इस प्यारी मोटी भेड़ को इतनी आसानी से पैसा देने के लिए उकसाया। अनाम उपयोगकर्ता, विस्तृत गाइड का आनंद लें। स्कॉच्ड कैवर्न्स एक बच्चों का खेल है। एक बार जब उन्होंने गाइड भेज दिया तो जू फेंग ने दिव्य विश्व के फीचर के माध्यम से अपने बैंक स्टेटमेंट की जांच की और खुशी से मुस्कुराए। और बस इसी तरह वह करोड़पति बन गया। जू फेंग को पता चला कि दिव्य दुनिया के लॉन्च के कुछ ही दिनों के भीतर करोड़पति बनना कितना अवास्तविक था। ऐसा लग रहा था जैसे कल ही की बात हो,
वह अभी भी एक गरीब आदमी था जिसने अपनी जीवन भर की बचत $5,700 खर्च कर दी थी। और अब वह एक धनी व्यक्ति बन गया है जो $5,700 को एक छोटी राशि के रूप में देखता है। हाँ, दिव्य दुनिया वास्तव में अमीर बनने की जगह है, जू फेंग ने मन ही मन कहा। उन सफेदपोश कार्यालय कर्मचारियों की तुलना में जो 200 से 350 हजार रुपये प्रतिवर्ष का मामूली वेतन पाते हैं, जू फेंग सचमुच एक ही व्यापारिक सौदे में इतना कमा सकते हैं। स्वाभाविक रूप से यहां तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाने और सही लोगों को व्यापार के लिए लक्षित करने की आवश्यकता थी। देखो तुम कितने आत्मसंतुष्ट हो। कुछ अच्छा हुआ है ना? झाओ काई ने अचानक जू फेंग को चिढ़ाया। यद्यपि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ अच्छा हुआ होगा जिसके कारण वह पहले इतना भड़क गया था। शायद हो भी, शायद न भी हो, जू फेंग ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। करोड़पति बनकर अपनी नई दौलत का खुलासा करने की कोई जरूरत नहीं थी। आखिर अगर कोई अपनी दौलत या अपनी सुरक्षा की रक्षा नहीं कर सकता, तो अमीर होना पाप ही है। इसके अलावा उसे अपने स्टेटमेंट के प्रभारी बैंक से एक ईमेल मिला कि उन्हें कुछ दस्तावेजों के लिए उसकी उपस्थिति की आवश्यकता है। यह बात समझ में आती है क्योंकि एक गरीब व्यक्ति का अचानक इतने कम समय में करोड़पति बन जाना संदेहास्पद था। हालांकि चूंकि यह पैसा भेजने वाला प्रभावशाली व्यक्ति था, इसलिए इन बैंकरों ने उसके खाते को बंद करने का साहस नहीं किया, क्योंकि ऐसा करने से किसी ऐसे व्यक्ति को ठेस पहुंच सकती थी जो वास्तव में एक गुप्त बॉस था। इस प्रकार वे चीजों की पुष्टि के लिए उसकी उपस्थिति चाहते थे। हमेशा की तरह ये बैंकर तभी ठीक से काम करना जानते हैं जब ग्राहक अमीर या प्रभावशाली हों, जू फेंग ने मन ही मन उपहास किया। कुछ समय बाद दोनों ने पर्याप्त आराम किया और वे शेष 3 सामग्रियों को प्राप्त करने के लिए तैयार थे: शैडो वुल्फ पेल्स, पायराइट ड्रेक स्केल्स और आयरनवुड ट्रेंट बार्क। क्या हमें पहले छाया भेड़ियों की खोज करनी चाहिए? फेंग, झाओ काई ने सुझाव दिया। हम उनसे पहले भी लड़ चुके हैं, इसलिए हमें उनका मुकाबला करने और उन पर हमला करने का अनुभव है, उन्होंने आगे कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वे कुछ और भेड़ियों को मारने के लिए उत्सुक थे। हालांकि जू फेंग ने अपना सिर हिलाकर इस विचार को अस्वीकार कर दिया। नहीं, जिन शैडो वुल्फ्स से हमारा सामना होता है वे सिर्फ स्काउट हैं। हमारे मौजूदा स्तर और कौशल के साथ उनसे लड़ना मुश्किल होगा, खासकर अगर हमारा सामना असली हमलावर दस्ते से हो, उसने उसे खतरे से आगाह करते हुए समझाया। साथ ही जू फेंग यह सुनिश्चित करना चाहता था कि झाओ काई आत्मसंतुष्ट न हो और कुछ राक्षसों को आसानी से संभालने के बाद उसे लगता था कि वह शक्तिशाली है। जब वे सुधार में व्यस्त थे, तो दूसरे खिलाड़ी भी इधर-उधर नहीं घूम रहे थे। हेराल्ड फिस्ट के संदेश से जो जल्दबाजी और तात्कालिकता महसूस हुई, उससे जू फेंग को डर था कि जेंटल विंड को बहुत बड़ी बढ़त मिल गई होगी, ऐसा कुछ जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। उनका विस्तृत मार्गदर्शन वास्तव में अच्छा था, लेकिन यह 100% सफल नहीं था। फिर भी ऐसा लग रहा था कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जेंटल विंड अपने सदस्यों को उनके गियर अपग्रेड करने में नेतृत्व करते हुए ढेर सारा अनुभव प्राप्त कर रही होगी। स्कॉच्ड कैवर्न्स उपकरण खिलाड़ियों के लिए स्तर 15 तक चल सकता था, इसलिए जेंटल विंड के लिए कालकोठरी को अधिकतम सीमा तक खेती करना बहुत व्यवहार्य और लाभदायक था। स्तर लीडर बोर्ड पर जांच करके जू फेंग देख सकता था कि वर्तमान उच्चतम खिलाड़ी स्तर 8 था, जो काफी प्रभावशाली था, यह देखते हुए कि प्रत्येक स्तर के लिए आवश्यक अनुभव अंक बहुत अधिक गुणा किए गए थे। अब भी झाओ काई अभी भी स्तर 5 पर अटका हुआ था और उसने अनुभव अंक बार का मुश्किल से 5% ही पूरा किया था। बेशक लेवल लीडर बोर्ड पर सिर्फ वे खिलाड़ी ही दिखाई देते थे जो खुद को जाहिर करना चाहते थे, इसलिए यह सिर्फ एक संदर्भ था। कुछ खिलाड़ी तो पहले से ही लेवल 8 से ऊपर हो सकते थे, लेकिन उन्होंने कम ही जाना पसंद किया। जहां तक जू फेंग की बात है, तो वह सिस्टम द्वारा लागू किए गए इस पागलपन भरे डिबफ पर बस कड़वी मुस्कान ही दे सका। मैंने सिस्टम की सजा को सचमुच कम करके आका था। यह डिबफ वाकई अच्छा नहीं है। शुरुआत में जू फेंग ने इस दयनीय सजा का मजाक उड़ाया, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसका निर्णय कितना गलत था। उसकी एकमात्र उम्मीद फियोना का मिशन पूरा करना था। आखिरकार इन राक्षसों के अनुभव अंक उसके लिए लगभग नगण्य थे। अरे फेंग,
मुझे पता है कि तुम्हारे मन में बहुत कुछ है, लेकिन क्या तुम मुझे अनदेखा करना बंद कर सकते हो? झाओ काई अचानक उसके सामने आ गई और नाराज स्वर में बोली। आप मुझे सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करने के तुरंत बाद मुझे खाली हवा की तरह नहीं समझ सकते, ठीक है? क्या मैं यह नहीं सोच रहा हूं कि पहले किस राक्षस पर ध्यान केंद्रित करना है? जू फेंग ने अपनी आंखें घुमाईं। क्या आपके पास धैर्य नहीं है? उन्होंने आगे कहा, स्पष्ट रूप से इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि वह केवल अपनी स्थिति पर विचार कर रहे थे। चूंकि झाओ काई को वास्तविक सच्चाई नहीं पता थी, इसलिए उसने अपना सिर खुजलाया और अजीब तरह से हंसने लगा। हाहा, क्या ऐसा है? तो फिर मैं खाना शुरू कर दूंगा। वह जल्दी से पेट भरने लगा और धैर्यपूर्वक इंतजार करने लगा। इस बीच जू फेंग ने उन राक्षसों पर विचार करने का फैसला किया जिनके पीछे उन्हें जाना चाहिए। पायराइट ड्रेक्स बेहद मजबूत थे, स्टोनहाइड बोअर्स से भी ज्यादा टिकाऊ। उनके मौजूदा स्तर पर उनमें से 50 को मारने की कोशिश में उनकी मेहनत काफी समय लेगी। इसलिए एकमात्र व्यवहार्य विकल्प आयरनवुड ट्रेंट ही बचा था। हालांकि आयरनवुड ट्रेंट के संबंध में दो समस्याएं थीं। एक तो वे किसी भी साधारण पेड़ से अलग नहीं दिखते थे, और सबसे बुरी बात यह थी कि खेल का डिजाइन यह सुनिश्चित करता था कि आप कभी भी यादृच्छिक रूप से अनुमान नहीं लगा पाएंगे। संक्षेप में, चाहे आप किसी भी साधारण पेड़ पर हमला करें, कोई भी स्वास्थ्य पट्टी नहीं दिखाई देगी, भले ही उनमें से एक वास्तव में छद्म रूप में आयरनवुड ट्रेंट ही क्यों न हो। हालांकि हमला करते समय पेड़ की सुरक्षा जांचने की कुछ चतुर तरकीबों से इस समस्या का समाधान किया जा सकता था। हालांकि इसमें कुछ ही छोटे-मोटे विशिष्ट बदलाव थे, लेकिन अगर खिलाड़ी पूरी तरह से उस पर ध्यान केंद्रित करे तो वह इसका पता लगा सकता था। दूसरी समस्या असली चिंता का विषय थी। आयरनवुड ट्रेंट के पास कोई आक्रामक क्षमता नहीं थी, लेकिन उनकी रक्षात्मक क्षमता बहुत अच्छी थी। पीछे मुड़कर और आराम से बैठे झाओ काई को देखते हुए उसने अचानक अपना चश्मा ठीक किया और एक बड़ी मुस्कान बिखेरी। मैं इसे एक प्रशिक्षण लक्ष्य अभ्यास की तरह बनाऊंगा और उसे उन्हें मारने में अपना समय बर्बाद करने दूंगा। झाओ काई को शारीरिक श्रम का काम करने के लिए मजबूर करने का निर्णय लेने के बाद, जबकि वह किनारे पर आराम कर रहा था, जू फेंग इसे लागू करने के लिए तैयार था। मुझे दोष मत दो, काई। मैं अभी तो बस एक मरहम लगाने वाला हूं, लेकिन मैं तुम्हें यह जरूर दिखाऊंगा कि मैं भविष्य में सबसे ताकतवर क्यों बनूंगा, जू फेंग ने मन ही मन कहा। जब वह सावधानी से अनजान झाओ काई के पास पहुंचा, जो अभी भी आनंदपूर्वक अपने भोजन का आनंद लेने में व्यस्त था, तो उसने पूछा, खाना कैसा है? खाना लाजवाब है, झाओ काई ने खुशी से जवाब दिया। दिव्य जगत का खाना वाकई लाजवाब था। उनकी पाककला निश्चित रूप से असली दुनिया से कहीं ज्यादा उन्नत है। हे, तो क्या आप जानना चाहते हैं कि स्वाद को और भी कैसे बढ़ाया जाए? जू फेंग ने अचानक पूछा, जैसे कोई शैतान किसी को लुभाना चाहता है। हमारे पास जरूरी सामान के अलावा ढेरों राक्षसों की लाशें बची हैं। हम उन्हें पैसे में बेच सकते हैं, या उन्हें पकाकर किसी और तरह के स्वादिष्ट व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। उसने बहुत धीरे से फुसफुसाते हुए बताया कि राक्षसों की लाशें पकाई जा सकती हैं। धमाका! झाओ काई ने बाद में अपना बर्तन गिरा दिया जब उसने सुना कि वे उन राक्षसों को पका सकते हैं जिन्हें उन्होंने मार डाला था। आपका मतलब है कि राक्षस खाने योग्य हैं? उसने कर्कश स्वर में पूछा। ऐसा लग रहा था कि उसे इस बात पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो रहा था। बेशक, वे खाने योग्य हैं, जू फेंग ने अपनी आंखें घुमाईं। आपको क्या लगता है कि इन लोगों को अपनी सामग्री सबसे पहले कहां से मिलती है? स्वाभाविक रूप से यह उन राक्षसों से आती है जिन्हें हम मारते हैं, हालांकि बिल्कुल उसी प्रकार के नहीं, बल्कि एक जैसे प्रकार के। उत्तेजित झाओ काई को लगा जैसे उसने अभी अभी एक और नई विषय वस्तु खोज निकाली हो, जो उसने पहले कभी नहीं खोजी थी। उसका मुंह बेकाबू होकर कांपने लगा, क्योंकि उसका मन उन राक्षसों से बनने वाले तमाम स्वादिष्ट व्यंजनों के बारे में सोचने लगा जिन्हें उन्होंने मार डाला था। उसके मुंह से लार टपकने लगी और वह मूर्खतापूर्ण भाव प्रकट करने लगा। आमतौर पर जू फेंग उसकी ऐसी भद्दी शक्ल देखकर उसे थप्पड़ मार देता, लेकिन इस बार नहीं। यही तो वो प्रतिक्रिया थी जिसकी उसे उम्मीद थी। और क्या आप जानते हैं कि इन्हें पकाते समय इनका स्वाद और कैसे बढ़ाया जा सकता है? जू फेंग ने बहुत ही नरम लहजे में पूछा। हालांकि झाओ काई के लिए
उसका हर शब्द एक गरजते तूफान की तरह था, जो उसे हर इंच पर प्रहार कर रहा था। उसकी आंखें चमक उठीं जब उसने शू फेंग को ऐसे देखा जैसे वह कोई देवता हो और वह उसका अनुयायी हो, जो उसकी हर बात सुन रहा हो। आगे बढ़ो, फेंग। मुझे बताओ कि स्वाद को क्या बढ़ा सकता है, झाओ काई ने विनती करते हुए उससे जवाब बताने का आग्रह किया। क्या आप वाकई इसे सुनना चाहते हैं? जू फेंग ने अचानक संदेहपूर्ण भाव बनाए रखा और पुष्टि में पूछा। हाँ, बिल्कुल, दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ झाओ काई ने अपना सिर हिलाया। लेकिन मैं नहीं चाहता। तुम तो बिना आराम किए बार बार खेती करते रहोगे। इस तरह से यह तुम्हारी सेहत के लिए बुरा होगा। उसने जिद करके मना कर दिया, यह कहते हुए कि यह उसकी भलाई के लिए है। फेंग, ये ठीक नहीं है। झाओ काई खड़ा हुआ और बोला, तुम मेरे बगल में रहते हुए ऐसा कैसे सोच सकते हो? बस मुझे बताओ कि क्या करना है और आराम करने का समय याद दिलाओ। मैं तुम्हारी बात मानूंगा। पकड़ा। अपने मन में जू फेंग पहले से ही नरक में एक शैतान की तरह हंस रहा था, क्योंकि वह कह सकता था कि उसने झाओ काई को सफलतापूर्वक अपने पिंजरे में कैद कर लिया है। इस बीच ऊपरी तौर पर उन्होंने अपने चेहरे पर अनिच्छा का भाव बनाए रखा और सिर हिलाकर अपनी घोषणा से सहमति जताई। आयरनवुड ट्रेंट, जो हमारी जरूरी सामग्री में से एक है, खाने को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए चारकोल का स्वाद पैदा करने का एक बेहतरीन जरिया है। आप जानते ही होंगे कि लकड़ी से जलने वाला पिज्ज़ा गैस से जलने वाले पिज्ज़ा से कितना बेहतर होता है ना? यह भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन उससे भी बेहतर, उन्होंने धीरे से समझाया। जैसे ही जू फेंग ने अपनी बात समाप्त की, उसे एहसास हुआ कि झाओ काई पहले से ही 7वें आसमान पर था। लकड़ी से बने ओवन में पिज्ज़ा? ये पिज्ज़ा तो अगले स्तर के हैं, झाओ काई अपनी काल्पनिक दुनिया में खोया हुआ बोला। अगले ही पल वह अचानक बाहर आया और उत्साह भरी नजरों से शू फेंग को घूरने लगा। हमें अब उन आयरनवुड ट्रेंड्स को ढूंढना होगा, फेंग। कोई बात नहीं, और इसे आपके लिए भी एक प्रशिक्षण अभ्यास माना जा सकता है, जिसमें आप दुश्मन के महत्वपूर्ण अंगों की खोज करेंगे। प्रशिक्षण अभ्यास? आयरनवुड ट्रेंड्स एक स्थिर दुश्मन हैं, जिनकी कोई आक्रामक क्षमता नहीं है, लेकिन उनकी रक्षा बहुत मजबूत है। उनमें से एक को भी मारने में काफी समय लगेगा। तो ये तो बस डीपीएस कर रहा है, झाओ काई ने ठंडे स्वर में कहा। और यहां मुझे लगा कि ये कोई मुश्किल या खूंखार राक्षस हैं। मैं इन्हें तब तक गोली मारता रहूंगा जब तक ये मर नहीं जाते। मुस्कुराते हुए जू फेंग ने सिर हिलाया और ताली बजाई, जैसी कि हमारे शक्तिशाली शैडो ब्लेड से उम्मीद थी। उसके लिए कुछ भी चुनौतीपूर्ण नहीं हो सकता। बिल्कुल। झाओ काई ने अपने बालों को झटकते हुए एक शांत मुद्रा बनाई, जिसमें उसकी प्रशंसा करने में कोई शर्म नहीं थी। अफसोस, अगर उसे पता होता कि उसके साथ मूर्ख जैसा व्यवहार किया जा रहा है, तो कौन जानता है कि उसकी प्रतिक्रिया कैसी होती। यह केवल एक शर्म की बात थी कि जू फेंग इतना अधिक सतर्क और कुटिल था कि उसने झाओ काई को ठगने में कोई चूक नहीं की। झाओ काई केवल अपने आप को ही दोषी ठहरा सकता था और हमेशा के लिए इस बात से अनजान रह सकता था कि उसे मूर्ख बनाया गया है। कुछ समय बाद वे वरदांत घाटी के भीतर असंख्य वृक्षों से भरे क्षेत्र में पहुंचे। आयरनवुड ट्रेंट एक साधारण पेड़ से अलग नहीं दिखता था, जो जंगल में पूरी तरह घुल मिल गया था। इसकी छाल खुरदरी और गहरे रंग की थी, जिसके तने में लोहे की लकड़ी की नसें बारीक रूप से फैली हुई थीं। हवा के साथ इसकी शाखाएं और पत्तियां धीरे धीरे हिलती थीं, जिससे यह आसपास के पेड़ों से लगभग अलग नहीं दिखता था। झाओ काई अवाक रह गया जब उसने देखा कि केवल पेड़ ही पेड़ है। इनमें से आयरनवुड ट्रेंट कौन है? वह जू फेंग की ओर मुड़ा और पूछा। स्पष्ट रूप से वह उनमें अंतर नहीं कर पा रहा था। आप सिर्फ दिखावे से उनमें फ्रिक नहीं कर सकते। आपको उन्हें नुकसान पहुंचाना होगा और फिर उसका असर दिखना होगा, जू फेंग ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए शांति से समझाया। उस पर गोली चलाओ और तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। झाओ काई ने लक्ष्य साधा और बताए गए पेड़ पर गोली चला दी। गोली जोरदार आवाज के साथ छाल पर लगी और सामान्य पेड़ की तरह टुकड़े टुकड़े होने के बजाय सतह ऐसी लहराई मानो पेड़ स्वयं प्रतिक्रिया में कांप उठा हो। प्रभाव बिंदु के चारों ओर सूक्ष्म दरारें बन गईं और अंदर से एक धीमी, लगभग अगोचर कराह निकली। वाह,
इस छद्म पेड़ को देखो जो एक सामान्य पेड़ होने का नाटक कर रहा है, झाओ काई ने दिल खोलकर हंसते हुए टिप्पणी की। झाओ काई अपने पहले प्रयास में ही छिपे हुए आयरनवुड ट्रेंट को पाकर बहुत खुश हुए। उन्हें इस बात का पता नहीं था कि यह भाग्य या किसी और कारण से नहीं था। अपने लंबे अनुभव के साथ जू फेंग आयरनवुड ट्रेंट्स में से एक को खोजने में कैसे विफल हो सकता था। भले ही कभी कभी यह गलत भी होता था, लेकिन उसके सही होने की संभावना निश्चित रूप से अधिकांश नए खिलाड़ियों की तुलना में अधिक थी। अभी इतना खुश मत हो, शैडो ब्लेड, जू फेंग ने बाद में चेतावनी दी जब उसने झाओ काई को खुशी से उछलते और दौड़ते देखा। आयरनवुड ट्रेंट की रिकवरी क्षमता को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। आपने पहले जो शॉट मारा था उसे देखिए। मेरे शॉट में क्या गड़बड़ है? इससे पहले कि झाओ काई अपनी बात पूरी कर पाता, उसने देखा कि उसने जो शॉट पहले मारा था वह चला गया था। आयरनवुड ट्रेंट पूरी तरह से बरकरार था, मानो उस पर कभी गोली ही नहीं चली हो। उसकी छाल पूरी तरह से जुड़ गई थी, जिससे किसी भी तरह के नुकसान का निशान मिट गया था। झाओ काई ने बार बार अपनी आंखें मली ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह वही पेड़ है जिसकी उसने अभी अभी गोली मारी थी, कोई और पेड़ तो नहीं। आखिरकार आगे के खेत तो बस पेड़ ही थे, इसलिए गलती से उन्हें देख लेना स्वाभाविक था। धिक्कार है, तुमने मुझे नहीं बताया कि वे ठीक हो सकते हैं, फेंग। वह पलटा और शिकायत करने लगा, उसे स्पष्ट रूप से ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं थी। मैंने पहले ही कह दिया था, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। जू फेंग ने किसी भी तरह की जिम्मेदारी से इनकार करते हुए अपने कंधे उचका दिए। तुमने किया? अभी भी संशय में झाओ का याद करने में असमर्थ था, क्योंकि उसका दिमाग पहले से ही इस बात से भरा हुआ था कि राक्षसों को पकाया जा सकता है और इसका स्वाद और भी बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार वह वास्तव में याद नहीं कर सका कि जू फेंग ने उसे मामला बताया था या नहीं। सच्चाई यह थी कि जू फेंग ने जानबूझकर ऐसी जानकारी की उपेक्षा की, क्योंकि उसे डर था कि झाओ काई की प्रेरणा खत्म हो सकती है। हालांकि ईमानदार होने की कोई जरूरत नहीं थी, खासकर जब बात सिर्फ झाओ काई की पेटूपन की आदत की थी जिसने उसे काफी प्रभावित किया था। खाना अब लगभग उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुका था, इसलिए बेहतर खाना कैसे खाया जाए, इस बारे में जानकारी छिपाना अशिष्टता होगी। खैर, तुम्हें आयरनवुड ट्रेंट पर गोली चलाते रहना चाहिए, वरना हम उसे कभी नहीं मार पाएंगे, जू फेंग ने विनम्रता से चेतावनी दी। इस बीच मैं और भी भेष बदलकर आयरनवुड ट्रेंट की तलाश करूंगा, उन्होंने आगे कहा और सहजता से जिम्मेदारी उस पर डाल दी। हालांकि झाओ काई को लगा कि कुछ गड़बड़ है, पर वह ठीक नहीं बता पा रहा था कि वह क्या है। आखिरकार जू फेंग की बातें तार्किक थीं और उनमें कोई खोट नहीं था। ऐसा महसूस करते हुए कि उसका दिमाग अब पूरी तरह से अभिभूत होने वाला है, उसने अपना सिर खुजलाया और जवाब दिया, ठीक है, इस राक्षस को मेरे पास छोड़ दो। उन्होंने जू फेंग की तरह अधिक न सोचने का निर्णय लिया और महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित किया। अपनी राइफल को आयरनवुड ट्रेंट पर तानकर उसने बिना किसी सावधानी के गोलियां चलानी शुरू कर दी। ऐसे ही बेतरतीब ढंग से गोली मत चलाओ, शैडो ब्लेड। तुम्हें उनके महत्वपूर्ण मांस बिंदुओं पर भी निशाना साधना है, जू फेंग चिल्लाया, उसे इशारा करते हुए कि हर राक्षस के पास महत्वपूर्ण मांस बिंदु होते हैं जो उनकी क्षति को अधिकतम कर सकते हैं। हाँ, इस साधारण छाल वाले पेड़ पर भी चोट करने लायक मांस के निशान होते हैं। झाओ काई इस खबर से हैरान रह गया। ऊपर से नीचे तक उसे ऐसा कोई भी हिस्सा नजर नहीं आया जो आयरनवुड ट्रेंट को बुरी तरह घायल कर सके। ऐसा नहीं था कि उसमें स्टोनहाइड बोअर्स या शैडो वुल्व्स की तुलना में असली मांस था जिनसे वे पहले लड़े थे। बस एक जैसी भौंकने की आवाजें चारों तरफ फैली हुई थी। झाओ काई ने आंखें मूंद लीं, निशाना लगाने के लिए कोई महत्वपूर्ण मांस ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अफसोस, वह नाकाम रहा। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, फेंग? इस राक्षस में साफ तौर पर कोई महत्वपूर्ण मांस बिंदु नहीं है। जवाब में उसे अपने सिर के पीछे एक तमाचा मिला। बेवकूफ, अगर यह इतना आसान है तो क्या इसे अभी भी प्रशिक्षण अभ्यास माना जा सकता है? जू फेंग ने कठोरता से डांटा। यद्यपि वह उसे शारीरिक श्रम करने के लिए प्रेरित कर रहा था, लेकिन जब उसने वास्तव में झाओ काई के लिए इसे एक प्रशिक्षण अभ्यास बनाने की योजना बनाई थी, तो वह मजाक नहीं कर रहा था। यहाँ के इलाके में सिर्फ पेड़ ही थे जिनसे खिलाड़ियों को कोई खतरा नहीं था। इस तरह
यह उनके पुराने ज़माने का एक आदर्श प्रशिक्षण अभ्यास था जिसमें कई गिल्ड और टीमें अपने सदस्यों को यहाँ प्रशिक्षण के लिए भेजती थीं। एक रक्षाहीन लक्ष्य पर एक ही प्रकार का बार बार हमला करने से न केवल उनके लक्ष्य, सहनशक्ति और मानसिकता में सुधार हो सकता है, बल्कि इससे उन्हें एक महत्वपूर्ण पहलू को सुधारने में भी मदद मिल सकती है। और यह एक राक्षस के महत्वपूर्ण मांस बिंदु का पता लगाने की क्षमता थी। ज्यादातर समय आयरनवुड ट्रेंट जैसे राक्षसों की तरह महत्वपूर्ण मांस बिंदु दिखाई नहीं देते और सीधे नहीं होते। इसलिए व्यक्ति को स्वयं को प्रशिक्षित करना होगा कि वह यह निर्धारित कर सके कि महत्वपूर्ण मांस बिंदु कहाँ हैं, और दिव्य विश्व प्रणाली इतनी उदार नहीं है कि वह खिलाड़ियों को ये यांत्रिकी सिखा सके। सिस्टम द्वारा दिए गए कौशलों के अलावा खिलाड़ियों को खुद भी दुनिया से सीखना और उसमें ढलना होता है और सुधार के लिए चीजें तलाशनी होती हैं। यही बात पेशेवरों और नौसिखियों को अलग करती है। अगर तुम दिन रात यहां आयरनवुड ट्रेंट्स को धीरे धीरे मारने की कोशिश में फंसे नहीं रहना चाहते, तो तुम्हें उनके महत्वपूर्ण मांस बिंदु ढूंढने होंगे, जू फेंग ने सख्ती से चेतावनी दी। मैं समझ गया। अपनी आयरन बोल्ट राइफल को कसकर पकड़ते हुए झाओ काई ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। जब उसने उन्हें पुनः खोला तो उसके चेहरे पर दृढ़ भाव प्रकट हो गया। क्या यह सिर्फ उन्हें ढूंढने के बारे में नहीं है? अगर मैं हर हिस्से पर गोली चलाऊं और उनके स्थान के विशिष्ट पैटर्न का विश्लेषण करूं, तो यह कितना मुश्किल होगा, उसने बुदबुदाते हुए पिछले शॉट पर निशाना साधते हुए कहा। एक जोरदार धमाके के साथ वही प्रभाव प्रकट हुआ और झाओ काई सूक्ष्मता से महसूस कर सका कि कोई क्षति गुणक नहीं हो रहा था। अब जब उसने इसकी पुष्टि कर दी, तो झाओ काई आगे बढ़ा और उसने उस जगह पर एक एक्स बना दिया जहां उसने गोली मारी थी। आयरनवुड ट्रेंट खुद को पुनर्जीवित तो कर सकते थे, लेकिन वे उसके बनाए निशान को मिटा नहीं सकते थे। इस बीच जू फेंग एक संतुष्ट मुस्कान के साथ बगल से देख रहा था। कम से कम उसे उस जगह को चिह्नित करना तो आता है जहां उसने पहले ही जांच कर ली है। लगता है मुझे उसे उन्हें पहचानने के बारे में और सलाह देने की जरूरत नहीं है। वह झाओ काई की विचारशीलता और एक मुश्किल लगने वाली समस्या को आसानी से हल करने के उसके समाधान से खुश था। टकराना, स्क्रिच, टकराना, स्क्रिच। आयरनवुड ट्रेंट्स और सामान्य पेड़ों से भरे क्षेत्र में दो अलग अलग ध्वनियां लगातार सुनाई देती रहीं। झाओ काई अपने प्रशिक्षण अभ्यास में पूरी तरह से डूब गया था, इस हद तक कि वह अपने लक्ष्य को छोड़कर अपने आसपास के पूरे वातावरण को भूल गया था। आयरनवुड ट्रेंट की छाल पर पहले से ही कई निशान थे जिन पर एक्स का निशान था, जो इस बात का संकेत था कि उसने उस जगह पर गोली चलाई थी। हर बार जब वह गोली चलाता, तो अगर उसे कोई डैमेज मल्टीप्लायर नजर नहीं आता, तो वह उस जगह पर निशान लगाना शुरू कर देता। इसके अतिरिक्त किसी भी गलती को रोकने के लिए झाओ काई जानबूझकर आयरनवुड ट्रेंट को गोली मारने से पहले उसकी छाल पर कोई खरोंच आए बिना पूरी तरह से ठीक होने देता था। यह समय लेने वाली प्रक्रिया थी, लेकिन इस विधि से यह सुनिश्चित हो गया कि देर सवेर वह महत्वपूर्ण मांस बिंदुओं का पता अवश्य लगा लेगा। और प्रशिक्षण अभ्यास में उनके समर्पण और एकाग्रता को देखकर जू फेंग को एहसास हुआ कि उन्होंने झाओ काई के दृढ़ संकल्प को कम करके आका था। पहले तो मैंने उसे प्रेरित करने के लिए कुछ प्रलोभन देने की योजना बनाई थी, लेकिन मुझे लगा कि अब इसकी जरूरत नहीं है। वह धीरे से बुदबुदाया, उसके चेहरे पर एक दुर्लभ सच्ची मुस्कान थी। यह मुस्कान उनकी सामान्य नकली सौम्य मुस्कान से भिन्न थी, जो वे दिखावा या विनम्रता के लिए पेश करते थे। वह वास्तव में खुश थे कि झाओ काई तेजी से सुधार कर रहा था, लगभग इस हद तक कि अब उसके मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं थी, हालांकि उस महत्वपूर्ण जानकारी को छोड़कर जो अभी भी वर्तमान खिलाड़ियों से छिपी हुई है। झाओ काई के गहन प्रशिक्षण को बाधित करने या अनजाने में बर्बाद करने की इच्छा न रखते हुए जू फेंग ने तुरंत गेम से लॉग आउट कर दिया तथा अपने जाने का कोई संदेश नहीं छोड़ा। कौन जानता है कि उसका अचानक संदेश झाओ काई को सूचित कर देगा और वही परिणाम उत्पन्न करेगा जिसे वह रोकना चाहता था। इसलिए वह चुपचाप खेल से बाहर निकल जाना पसंद करेगा। अगर झाओ काई की ट्रेनिंग पूरी हो गई है, तो उसे संदेश भेजने वाला वही होगा। जहां तक उसकी बात है, जू फेंग जानता था कि इस प्रशिक्षण अभ्यास में कुछ समय लगेगा, और चूंकि उसने मिशन के अंत तक उसकी सहायता करने की योजना बनाई थी, इसलिए वह इसका अंत देखने वाला था। विद्रोह मिशन को इंतजार करना पड़ सकता था, क्योंकि इसका महत्व झाओ काई के विकास जितना महत्वपूर्ण नहीं था,
जो भविष्य में उनके प्रमुख खिलाड़ियों में से एक होगा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह बेकार बैठे रहेंगे। जू फेंग ने अपने गेमिंग कैप्सूल को उतार दिया और एक पल के लिए अपने शरीर को खींचा, अभी भी पूरी तरह से तरोताज़ा महसूस कर रहा था। गेमिंग कैप्सूल अपने गुणों में अद्भुत था। इतने लंबे समय तक बिना हिले रहने के बावजूद उसका शरीर पूरी तरह से ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस कर रहा था। गेमिंग कैप्सूल की तुलना में वर्चुअल हेलमेट कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे ही उसने चुपचाप खिड़कियों से गगनचुंबी इमारतों का नजारा देखा, उसके मन में कई विचार उमड़ पड़े। एक कंगाल से अचानक करोड़पति बन जाना उसे हास्यास्पद और उदास लग रहा था। अगर भूतपूर्व जू फेंग को पता होता कि जीविका कमाना इतना आसान है, तो क्या वह उस कृतघ्न और नीच रिवर गिल्ड के लिए काम करना चुनता? वह मन ही मन सोचता रहा, फिर जोर से हंस पड़ा। अब वह कैसी बकवास सोच रहा था। अतीत तो बस एक छाया मात्र था और वर्तमान वह था जो शीघ्र ही चमक के साथ चमकने वाला था। सिर हिलाते हुए जू फेंग को एहसास हुआ कि उसने अपने डॉर्म रूम से अपना सामान अपार्टमेंट में नहीं रखा था। वह इतना व्यस्त था कि बिना कुछ लिए ही अपार्टमेंट में आ गया था। सौभाग्यवश उनके पास जो सामान था उसमें से अधिकांश कुछ पुराने फटे पुराने कपड़े थे, जिन्हें वे पूरे वर्ष भर पहनते थे, इसलिए उन्हें ज्यादा पछतावा नहीं हुआ। मैं नए कपड़े और एक कार भी खरीद सकता हूं, उसने अपने कपड़ों की ओर देखते हुए धीरे से कहा। इस जिले में रहने के लिए अपनी हैसियत साबित करने के लिए एक कार जरूरी थी। यही दुनिया की हकीकत थी। अगर आप खुद को अच्छे से पेश नहीं करते या सजते संवरते नहीं हैं, तो आपको नीची नजरों से देखा जाएगा। झांग इलेक्ट्रॉनिक्स में हुई पिछली घटना इस बात का एक जबरदस्त उदाहरण थी कि दूसरे लोग उसका इस्तेमाल क्यों कर रहे थे। अगर वह अच्छे कपड़े पहनता, तो उसे शक था कि वहां के कर्मचारी उसे अपनी योजनाओं के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश भी करेंगे। कुछ देर बाद वह लिविंग रूम की ओर गया और फ्रिज की तलाशी ली। वाह, उसने तो सचमुच यहां लाइफ वाटर जमा कर रखा है, वह हैरानी से बोला। जैसे ही वह हाथ बढ़ाकर एक लेने ही वाला था, जू फेंग की स्मार्टवॉच ने एक सूचना दी। आपको अपने मकान मालिक एरिका से एक टेक्स्ट संदेश प्राप्त हुआ है। स्मार्ट वॉच की ऑटोमेटिक आवाज गूंज रही थी और जू फेंग को यह बात बुरी लग रही थी। फ्रिज को कुछ देर के लिए बंद करके उसने कुछ घबराए हुए अंदाज में अपना फोन निकाला। जैसे ही उसने अपना संदेश खोला और उसे पढ़ा, उसके चेहरे की मांसपेशियां शिथिल हो गईं और अब उसे थोड़ा दोषी महसूस हो रहा था। एरिका, फ्रिज पर रखा लाइफ वाटर मुफ्त है, लेकिन इसे ज्यादा मत पीना। इसके फायदेमंद होने के बावजूद ज्यादा लाइफ वाटर पीना अच्छा नहीं है। जरूरत से ज्यादा फायदेमंद होने पर अनजाने में नुकसान भी हो सकता है। यह चेतावनी नहीं थी, बल्कि एक सौम्य अनुस्मारक था। जू फेंग ने जीवन जल को पुनः प्राप्त करते हुए कड़वाहट से मुस्कुराया। इस संदेश ने उसे दोषी महसूस कराया क्योंकि शुरू से ही उसके मन में अपार्टमेंट हड़पने के नापाक इरादे थे। फिर भी मकान मालिक इतनी उदारता दिखा रहा था कि उसके लिए ऐसी योजना बनाना मुश्किल हो गया। जब कोई उसके प्रति दयालुता दिखा रहा था तो वह दुर्भावनापूर्वक व्यवहार कैसे कर सकता था? क्या उसे कड़ी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी और उसे उसकी चीजें छीनने के परिणामों के बारे में चेतावनी नहीं देनी चाहिए थी? अरे, क्या उसे मेरी योजना का गुप्त ज्ञान था और इसलिए उसने मुझे बर्बाद करने के लिए ऐसा कदम उठाया? जू फेंग ने चुपचाप सोचा, जीवन जल के कुछ घूंट पीते हुए। कुछ सेकंड बाद उसने जीवन जल पूरी तरह पी लिया और तरोताजा महसूस किया। यह बहुत अच्छी गुणवत्ता का था, अर्थात इसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी। चूंकि इसमें कोई गलत काम शामिल नहीं था, इसलिए जू फेंग केवल अपने होठों को धीरे से काट सकता था और अपनी योजना बदल सकता था। वह एक सरल व्यक्ति थे। जो लोग उसके साथ अन्याय करते थे, वह उनके साथ 10 गुना अच्छा व्यवहार करता था। लेकिन जो लोग उसके साथ अन्याय नहीं करते थे, उनके साथ वह बस अपनी किस्मत को स्वीकार कर लेता था और उनके प्रति कोई दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक कार्य नहीं करता था। ठीक है, अभी तो मैं एक अच्छा किराएदार बन जाऊंगा, लेकिन अगर उसने सचमुच मेरे खिलाफ कुछ किया, तो मैं अपनी योजना फिर से शुरू कर दूंगा। उसने अपना चश्मा ठीक किया और मन बना लिया। एरिका की अप्रत्याशित उदारता के कारण जू फेंग अनिच्छा से अपार्टमेंट से बाहर निकलकर लिफ्ट की ओर बढ़ गया। जब वह लिफ्ट के अपने फ्लोर पर जाने का इंतजार कर रहा था,
तो जू फेंग ने स्कूल से प्राप्त एक ईमेल पढ़ा जिसमें स्कूल प्रतियोगिता में उसकी अनुपस्थिति के बारे में बताया गया था। जाहिर है, कई छात्रों ने उनके खिलाफ आधिकारिक तौर पर शिकायत दर्ज कराई थी कि वे स्कूल नहीं आए और उनकी वजह से उन्हें भारी नुकसान हुआ। यह स्कूल सचमुच एक बेशर्म बकवास है, उसने मन ही मन उपहास किया। मानो उनकी अनुपस्थिति ही उनकी हार का असली कारण थी। सच तो यह है कि अगर वह स्कूल में आते और ज्यादा से ज्यादा अंक बटोर लेते, तब भी उनका स्कूल हार जाता। ऐसा क्यों था? जवाब बहुत आसान था। उसके बाकी साथी खिलाड़ी बिगड़ैल अमीर लड़के थे, जो अपनी कुशलता की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ अपने कनेक्शन की वजह से टीम में शामिल हुए थे। इसलिए, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, दोष उस पर ही मढ़ा जाएगा, चाहे वे कभी भी हारें। और बेशक, जीत का गौरव स्वाभाविक रूप से उनके योगदान का होगा, उसे छोड़कर वह बेचारा छात्र जिसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है। इस डीन कियाओ को बिगड़ैल लड़के के जूते चूमना और मुझे दोष देना बहुत पसंद है। तो मैं उसकी उदारता स्वीकार करूंगा और इस एहसान का 10 गुना बदला चुकाऊंगा, जू फेंग ने मन ही मन कहा, अपना चश्मा ठीक किया और लिफ्ट में घुस गया। लॉबी बटन दबाने पर जैसे ही लिफ्ट बंद हुई, उसके चेहरे पर एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान तैरती देखी जा सकती थी। कुछ देर बाद जू फेंग लॉबी में पहुंचे और वहां का दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अरे, मैं एक ऑफिस किराए पर लेना चाहता हूं। पैसा कोई समस्या नहीं है, ठीक है? क्या तुम्हें पता भी है कि मेरे पीछे कौन सी कंपनी है? तुम कैसे कह सकते हो कि कोई खाली जगह नहीं बची है? यह तो बहुत बड़ी बात है। क्या आपके पास ज्यादा ऊपरी मंजिलें खाली नहीं हैं? बस हमें किराए पर दे दीजिए। हमारे निगम में किसी चीज की कमी नहीं है। लॉबी में चीख पुकार और शिकायतें गूंज रही थीं। आश्चर्य की बात यह थी कि ये लोग पैसा खर्च करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन खर्च नहीं कर पा रहे थे, जो उनकी परेशानी का मुख्य कारण था। यहाँ के बेचारे कर्मचारी केवल कड़वी मुस्कान के साथ यह समझाने की पूरी कोशिश कर सकते थे कि इसके अलावा वे और कुछ नहीं कर सकते। दूर से जू फेंग ने देखा कि एक कर्मचारी को सचमुच अंतहीन डांटा जा रहा था, लेकिन वह केवल माफी मांगते हुए बार बार अपना सिर हिला सकता था। ऐसा लगता है कि इन निगमों को अंततः गगनचुंबी इमारत का आकर्षण समझ में आ रहा है, जू फेंग ने मन ही मन सोचा। इस गगनचुंबी इमारत का वास्तविक नाम एपेक्स टॉवर था, जो अपनी अद्वितीय तकनीकी अवसंरचना और शानदार सुविधाओं के लिए प्रसिद्ध था, जिससे यह तेजी से बढ़ते वीआर बाजार में मजबूत उपस्थिति स्थापित करने के इच्छुक निगमों के लिए प्रमुख स्थान बन गया। हालांकि, सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि टावर में अत्याधुनिक सुविधाएं थीं, जैसे कि अत्याधुनिक वीआर इमर्शन लैब, जो सबसे यथार्थवादी और इमर्सिव वर्चुअल अनुभवों के लिए स्वामित्व प्रौद्योगिकी से लैस थी। यदि कोई निगम कम से कम समय में दूसरों के बराबर पहुंचना चाहता है, तो उसे केवल एपेक्स टॉवर में स्थित निगमों को ही उपलब्ध प्रौद्योगिकी और उपकरणों की आवश्यकता होगी। आखिरकार, एपेक्स टॉवर अपने निर्माण की शुरुआत से ही वीआर मार्केट में विकसित हो रहा था और इसे एक नए युग की शुरुआत करने वाला अग्रदूत कहा जा सकता है। जैसे जैसे जू फेंग लॉबी में घूमता रहा, उसे आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह भूल गया कि ऐसा दृश्य नहीं होना चाहिए। ये कंपनियां अचानक यहाँ कार्यालय किराए पर क्यों लेना चाहती हैं, इस बात से उसे बुरा लग रहा था और उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। अपना चश्मा ठीक करते हुए जू फेंग पास के एक कर्मचारी के पास गया। कृपया महोदय, हमारा एपेक्स टावर इस समय भरा हुआ है और हम किसी भी कार्यालय को किराए पर देने में असमर्थ हैं, परेशान कर्मचारी ने जल्दी से कहा। उसने गलती से जू फेंग को किसी निगम का प्रतिनिधि समझ लिया था। ओह, माफ करना मिस, लेकिन मैं यहाँ किराएदार हूँ, जू फेंग अजीब तरह से मुस्कुराया। फिर उसने अपना फोन निकाला और अपनी बात साबित करने के लिए अपने क्रेडेंशियल्स खोले। जब कर्मचारी ने प्रमाण पत्र देखे, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत झुककर माफी मांगी। माफ कीजिए, महोदय, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? उसके कठोर व्यवहार को देखकर यह स्पष्ट था कि वह घबराई हुई थी और किराएदार को नाराज करने से डर रही थी। वर्तमान परिस्थितियों में किराएदार बनने में सक्षम किसी भी व्यक्ति का केवल एक ही मतलब था, उसका उच्च दर्जा होना। बेशक, जू फेंग केवल एक दिखावा था और इस गड़बड़ी से पहले किराएदार बनने में वह भाग्यशाली था। उसके नाम के टैग पर नजर डालते हुए, जिस पर गिजेल लिखा था, जू फेंग ने अपना सिर हिलाया।
गिजेल, लॉबी में इतना शोर शराबा क्यों है? उसने उलझन से पूछा। बात कुछ ऐसी है। अफवाहें फैलने लगीं कि झाओ एंटरप्राइज इस नए विमॉप्क डिवाइन वर्ल्ड पर काम शुरू करने वाला है। इन कंपनियों को इसकी भनक लग गई और वे हमारा ऑफिस किराए पर लेना चाहती थीं, जो वीआर की दुनिया में कदम रखने वालों के लिए एकदम सही विकल्प था। गिजेल ने जल्दी से वजह बताई। झाओ एंटरप्राइज? जू फेंग हैरान रह गया। यदि उन्हें ठीक से याद हो तो झाओ एंटरप्राइज ने इतनी जल्दी प्रवेश नहीं किया था। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? क्या यह कोई कमीनापन था जो अपने समय में बहुत ज्यादा आजाद था और उसने यह फैसला आगे बढ़ाया? आखिर वे इतने सारे संसाधनों के साथ दिव्य दुनिया में जुआ खेलने की तरह क्यों प्रवेश करना चाहेंगे? उन्हें इतना आत्मविश्वास कैसे मिला? जू फेंग कारण समझ नहीं पाया। लेकिन वह समझ सकते थे कि अब उनकी कितनी योजनाओं को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि इतनी सारी कंपनियां इस मुहिम में शामिल हो रही हैं। क्या आपको कुछ और चाहिए, सर? गिजेल ने पूछा जब उसने देखा कि जू फेंग चुप है। कुछ नहीं, बताने के लिए शुक्रिया। जू फेंग मुस्कुराया और उसे $100 की टिप दी। उसने जो जानकारी दी थी, कम से कम उतनी ही तो थी। इस बीच इतनी मामूली मदद के बदले इतनी बड़ी टिप पाकर गिजेल का चेहरा खिल उठा। उसने 90 डिग्री झुककर शुक्रिया अदा किया और जू फेंग लॉबी से बाहर निकल गया। एपेक्स टावर से बाहर निकलते ही जू फेंग यह देखकर दंग रह गए कि बाहर कितने लोग इंतजार कर रहे थे और फोन पर बात कर रहे थे, जो संभवतः अपने वरिष्ठ अधिकारियों से परिणाम के बारे में बात कर रहे थे। झाओ एंटरप्राइज में उस निर्णयकर्ता को भाड़ में जाओ। जू फेंग ने मन ही मन भद्दी गालियां दीं। वह उनका गला घोंटने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। जबकि जू फेंग कई निगमों के अचानक विकास से उलझन और गुस्से में था, झाओ एंटरप्राइज में एक आपातकालीन बैठक शुरू हो रही थी। झाओ शिन गंभीर भाव के साथ बैठक की मेज के बीच में बैठ गया। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उसका चेहरा, ऊपर से चमकता हुआ, एक गहरे उदास भाव को व्यक्त कर रहा था। भारी मन से झाओ शिन ने अपनी उंगलियां बार बार मेज पर थपथपाईं और कहा, मेरे दोनों बड़े भाई सचमुच महान हैं। उन्होंने हमारी योजना की खबर फैला दी है, इसलिए अब हमारे कई प्रतिस्पर्धियों को भी इसकी भनक लग गई है और वे भी सामूहिक रूप से दिव्य विश्व में शामिल होने का प्रयास कर रहे हैं। हम ये दोनों सचमुच गड़बड़ करना जानते हैं। शेयरधारकों में से एक, श्री ली ने उन दोनों की हरकतों से क्रोधित होकर अपनी हथेली मेज पर पटक दी। बाकी शेयरधारकों ने सहमति में सिर हिलाया। यह अब कोई पारिवारिक समस्या नहीं थी, बल्कि एक खतरा थी। नहीं, इससे उनकी संपत्ति को पहले ही काफी नुकसान पहुंच चुका था। ऐसी गोपनीय जानकारी को जनता के सामने जारी करने से उनकी योजना विफल हो गई। मेरे मुखबिर ने मुझे बताया कि कई निगम दिव्य विश्व की तैयारी कर रहे हैं और कई अन्य निगम जो थोड़े नीचे हैं, एपेक्स टावर में कार्यालय की तलाश में हैं। सुश्री चेन ने अपना चश्मा ठीक किया और उन्हें बताया। यह मेरी तरफ से एक अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन एक शेयरधारक के तौर पर, अगर आपके वे दोनों भाई कंपनी में बने रहे, तो मैं आगे काम नहीं कर पाऊंगी, श्रीमती हु ने अचानक कहा। एक प्रमुख रियल एस्टेट मुगल के रूप में, इस तरह के कार्यों को उद्योग में सबसे बड़ी वर्जना माना जाता था और वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। यह उस स्थिति से भिन्न नहीं थी जब कोई व्यक्ति कई भवनों का वास्तविक मूल्य बता देता था, जिन्हें वह उनके मालिकों से सस्ते दामों पर खरीदने की योजना बना रहा था। मैं कंपनी से संबंधित किसी भी कार्य से उन्हें तत्काल हटाने की मांग करती हूं। श्रीमती हु ने अपना प्रस्ताव रखा। बोर्ड निदेशक को हटाने के लिए ऐसी याचिका आमतौर पर लंबी और थकाऊ होती थी, क्योंकि इसके कई जटिल परिणाम सामने आते थे। हालांकि याचिका पर किसी ने आपत्ति नहीं की और सभी शेयरधारकों ने हाथ उठाकर श्रीमती हु के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की। चूंकि सभी शेयरधारक याचिका पर सहमत थे, इसलिए अब निर्णय झाओ शिन के हाथ में आ गया, जो अंतिम निर्णय करता होंगे। सीईओ शिन, हमें आप पर भरोसा है, लेकिन अब हम आपके बड़े भाइयों के साथ और नहीं रह सकते। अगर आप उन्हें हटाने से इनकार करते हैं, तो मुझे डर है कि मुझे पीछे हटना पड़ेगा, सुश्री चेन ने झाओ शिन को अपने फैसले से अवगत कराते हुए कहा। अगर आप अपने शेयर बेच रही हैं, सुश्री चेन, तो मैं भी वही करूंगा, श्री झोऊ ने बीच में कहा। अगर हम दो गद्दारों को ऐसे ही रहने देंगे तो यह कंपनी वैसे भी गिर जाएगी। कोई सम्राट भी उन लोगों को माफ नहीं करेगा जिन्होंने विद्रोह किया और देशद्रोह किया।
वह एक प्रभावशाली टेक उद्यमी थे और उनके लिए एक टाइम बम के साथ शेयरधारक बने रहना मूर्खता होगी। यह समझने के लिए किसी प्रतिभा की भी जरूरत नहीं है कि गद्दारों का सफाया होना जरूरी है, वरना नुकसान और बढ़ जाएगा। सभी ने अपनी ईमानदार राय दी। झाओ शिन ने अपनी उंगलियां आपस में फंसा लीं और भारी स्वर में उसने जवाब दिया, बहुत अच्छा, तो अब से मेरे दो सबसे बड़े भाई, नहीं, श्री झाओ मिंग और श्री झाओ हेंग को आधिकारिक तौर पर उनके कर्तव्यों से हटा दिया गया है और वे अब झाओ एंटरप्राइज से जुड़े नहीं हैं। महान सीईओ शिन ने वास्तव में हमें निराश नहीं किया। शेयरधारकों का सबसे बड़ा संदेह अब हल हो गया था, इसलिए वे सभी अगली बड़ी समस्या के बारे में बात करने लगे, वर्तमान स्थिति को कैसे सुलझाया जाए। हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ कि झाओ शिन ने पहले से ही योजना बना रखी थी। शेयरधारक निश्चिंत हो सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जेनेसिस हमेशा की तरह जारी रहेगा, झाओ शिन ने घोषणा की। अगर हमारे प्रतिस्पर्धी भी प्रतिस्पर्धा करना चाहें, तो उन्हें यह जानना होगा कि क्या उनमें क्षमता है। मैंने पहले ही दिव्य जगत में अपनी पकड़ बना ली है और काफी प्रभाव जमा लिया है, उन्होंने शेयरधारकों को आश्वस्त करते हुए बताया। उसकी योग्यता और योग्यता को देखते हुए शेयरधारकों ने उससे कोई सवाल नहीं किया और उसकी बात सुनी। आखिरकार वे बाद में निजी तौर पर अपनी जांच तो कर सकते थे, लेकिन उन्हें शक था कि झाओ जिन अपने बड़े भाइयों की तरह मूर्ख है। इस प्रकार अप्रत्याशित अफवाहों के लीक होने के कारण झाओ मिंग और झाओ हेंग को हटाने के साथ आपातकालीन बैठक संपन्न हुई। जैसे ही सभी शेयरधारक बैठक कक्ष से बाहर निकले, झाओ शिन ने अन्ना लियू की ओर मुड़कर प्रशंसा की, बुरा नहीं है, अन्ना। अभी कुछ ही दिन हुए हैं और अफवाहें पहले ही बहुत फैल चुकी हैं, खासकर मेरे भाइयों से जुड़े अपराधी के बारे में। है, तो क्या मुझे वेतन वृद्धि मिलेगी? अन्ना लियू ने जवाब में ढीठता से पूछा। तुम्हें वेतन वृद्धि और एक हफ्ते की छुट्टी मिल सकती है, झाओ शिन मुस्कुराया। मैं इस हफ्ते उपलब्ध नहीं रहूंगा क्योंकि मुझे दिव्य जगत के कुछ काम निपटाने हैं और अपने दादाजी के जन्मदिन की तैयारी करनी है। और तुम्हें अपने सबसे छोटे सौतेले भाई से भी मिलना है, अन्ना लियू ने बीच में ही कहा। तुम सही कह रही हो। मुझे आश्चर्य है कि वह इस समय क्या कर रहा होगा। झाओ शिन चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठी रही, वह अपने सबसे छोटे सौतेले भाई के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाई, जो इस बात से अनजान था कि वह दिव्य जगत में अपनी तरक्की कर रहा था। अरे, यह राक्षस सचमुच एक कठिन दुश्मन है। झाओ काई ने भारी सांस लेते हुए जमीन पर गिर पड़ा, कई बार गोली चलाने से वह थक गया था। जख्म पर नमक छिड़कते हुए उसे जो अनुभव अंक मिला वह सिर्फ एक था, यानी उसकी सारी मेहनत बेकार गई। कम से कम शुरुआत में तो यही लगा। इसका वास्तविक मूल्य आयरनवुड ट्रेंच से निकलने वाली सामग्री में निहित है। आयरनवुड ट्रेंच छाल, ट्रेंच रस, आयरनवुड कोर और चमकदार काई। अपने माथे से पसीना पोंछते हुए झाओ काई खुशी से चिल्लाया, फेंग, मैंने एक को मार दिया है। जब वह पीछे मुड़ा तो उसे अंततः एहसास हुआ कि जू फेंग कहीं नहीं था। क्या बात है? उलझन में झाओ काई उस जगह की ओर दौड़ा जहां जू फेंग खड़ा था। पहुंचते ही झाओ काई को एक नोट दिखाई दिया जिसमें लिखा था कि उसे ऑफलाइन कुछ काम है और अगर उसे कुछ चाहिए तो उसे मैसेज कर दे। उसे क्या करना था? उसने अपना सिर खुजलाया, मानो अपनी हरकत से हैरान हो गया हो। जो भी हो, मैं बस और आयरनवुड ट्रेंच ढूंढ लूंगा। वैसे भी वो मरहम लगाने वाले के तौर पर भी कोई मदद नहीं कर सकता। जबकि झाओ काई ने वास्तविक दुनिया में अपना प्रशिक्षण फिर से शुरू किया, जू फेंग आत्मविश्वास के साथ बैंक के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। वीआईपी ट्रीटमेंट पाने का समय आ गया है, जू फेंग ने अपने चश्मे को ठीक किया और मन ही मन कहा।